हेलो नमस्कार साथियों, एम4 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बीपीएससी सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहन सेट नंबर 1 नहीं देखेंगे जाइए सेट नंबर 1 देखिए। 40 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी है और 40 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री है दोस्तों, पॉलिटी है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आने की प्रबल संभावना रहेगी। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों सभी। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं हम लोग। कृष्टादाई द्वीप। कृष्टादाई द्वीप एक निर्जन द्वीप है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? यह भारत के तमिलनाडु ऑप्शन 1 दिया गया है, फिर उत्तर प्रदेश दिया गया है और फिर आपका झारखंड दिया गया दोस्तों। और उपर्युक्त इनमें से सभी, फिर 5वां ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। आप लोग जल्दी से बताइए कि किस में है। ये कृष्टादाई द्वीप एक निर्जन द्वीप है, पाया जाता है साथियों। तो ये पाया जाता है आपका तमिलनाडु में दोस्तों। किसमें पाया था? तमिलनाडु में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन, ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन के लिए सही जगह है दोस्तों। तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा आपका खंबात की खाड़ी में भी पाया जाता है, फिर आपका कच्छ की खाड़ी में भी पाया जाता है, फिर सुंदरवन में गंगा के डेल्टा में पाया जाता है। तीनों में दोस्तों आपका ज्वारीय ऊर्जा पाया जाता है दोस्तों। इसलिए आपका क्वेश्चन उपयुक्त 1 से अधिक होगा साथियों। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ हम लोग इसका थ्योरी भी देखते हैं। ज्वारीय ऊर्जा समुद्री धाराओं द्वारा उत्पादित होता है। खंबात की खाड़ी और गुजरात में कच्छ की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के गंगा डेल्टा को उच्च ज्वार का जल मिलता है, जिसे जल द्वार बांधों में रोका जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। पानी को प्रवेश द्वार के भीतर जल द्वार बांधों के अंदर रखा जाता है और कम ज्वार के दौरान रोके गए पानी को बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाले टरबाइन से गुजरने के लिए समुद्र में बहने दिया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन सी जगह लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सी जगह जो है लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो नवेली जो है लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में दोस्तों। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है दोस्तों? देखिए भारत का सबसे आबादी वाला राज्य जो है आपका यूपी है दोस्तों। लगभग 20 करोड़ आबादी यहाँ पाई जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुर्जिल दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है दोस्तों? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जिल दर्रा दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय की तलहटी को निम्नलिखित नाम के रूप में जाना जाता है। तो हिमालय को किस तलहटी को निम्नलिखित नाम के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। किसके दोस्तों? शिवालिक के नाम से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली और विंध्य सिंह पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है दोस्तों? अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच आपका मालवा का पठार स्थित है। कौन सा दोस्तों? मालवा का पठार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय कृषि के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए भारतीय कृषि गेहूं और दालों सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें हैं दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों। फिर चलिए हम लोग देखते हैं। भारत में लगभग 1/3 खेती योग भूमि मानसून पर निर्भर है। तो 1/3 यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 2/3 भूमि मानसून पर निर्भर है इंडिया में दोस्तों। और देखिए जो सही आपका दिया गया, भारत भैंस के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। भारत जो है भैंस के दूध में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। और गाय पूछ लिया जाए कि गाय के दूध में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आप लोग इजराइल को लगाइए। किसको दोस्तों? इजराइल को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए डिस्कशन में दिया गया है भारत भैंस के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और गाय के दूध में के मामले में इजराइल सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों। गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल हुआ करती है दोस्तों। भारत में लगभग 2/3 खेती योग्य भूमि मानसून पर निर्भर करती है दोस्तों। भारत की कृषि योग्य भूमि केवल शुष्क राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी भूमि है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सिंचाई परियोजना के बारे में निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पोचमबाद परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये आपका गलत है।
गंडक परियोजना देखिए चंबल और उत्तराखंड। फिर काकड़ा पारा परियोजना तापी और गुजरात दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दोस्तों देखिए यहाँ डिस्कशन दिया गया, पोचम पात परियोजना जो है गोदावरी नदी तेलंगाना राज्य में स्थित है दोस्तों। और गंडक परियोजना जो है ये गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में है दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया गया देखिए, गंडक परियोजना जो है आपका उत्तराखंड और चंबल दिया, इसलिए आपका ये भी गलत था दोस्तों। सिर्फ आपका काकरा पारा सही है दोस्तों। कौन सा है तो आप लोग देखिए काकरा पारा परियोजना तापी गुजरात दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सिर्फ इसमें 3 सही था दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए वो एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ पीडीएफ दिया जाता है, वहाँ पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है दोस्तों? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों आपका उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? रिटर्न रिपीट हो गया दोस्तों, उड़ीसा आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है दोस्तों? आप लोग जल्दी से बताइएगा। ये हवाई अड्डा आपका दोस्तों बेंगलुरु में है दोस्तों। कहाँ पे? बेंगलुरु में साथी दोस्तों। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका बेंगलुरु में है। चलिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट लग रहा है हमें, फिर देख लेते हैं। देखिए आपका जो पूछा गया इसमें दोस्तों उपयुक्त में किसका मिलान सही तरीके से नहीं किया गया? देखिए 1 और 2 का मिलान सही तरीके से नहीं किया गया और तीसरा आपका सही है दोस्तों। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसमें टिक नहीं लगाए हैं, इसलिए आप लोग गलती से छोड़िएगा नहीं, आपको अच्छा से देखना है क्वेश्चन को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपका कौन सा होगा? जल्दी आप लोग बताइएगा। महाराष्ट्र होगा दोस्तों। कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है 2011 की जनगणना के हिसाब से? तो महाराष्ट्र दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा शहर देश के परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए बनाए जा रहे हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है दोस्तों, तो आपका सूरत है दोस्तों। जो नहीं है उसको खोजना। पुणे भी है दोस्तों, लेकिन गया आपका नहीं है दोस्तों, इसलिए गया आपका नहीं होगा। चलिए हम लोग निम्नलिखित में कौन सा शहर देश के परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए बनाए जा रहे हैं और स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है दोस्तों? फिर ये क्वेश्चन में रिपीट हो गया। तो आपका देखिए पुणे है, गया है, लेकिन पुणे और सूरत है दोस्तों, गया नहीं है। तो ध्यान से इसको देखिएगा। किन राज्यों में गोल्डन फाइबर मुख्य रूप से उगाया जाता है दोस्तों? तो गोल्डन फाइबर जो उगाया जाता है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में दोस्तों। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में साथी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है दोस्तों? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। किसमें है दोस्तों? ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया किस भाग में स्थित है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसका थोड़ा डिस्कशन दिया गया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ग्रेट डिवाइड करते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ग्रेट डिवाइड करते हैं। पूर्वी हाईलैंड या पूर्वी कोलिडेरा भी कहा जाता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जल विभाजन है दोस्तों। इसका पठार छोटे पर्वत की श्रृंखला शामिल है, जो मोटे तौर पर क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के 2300 मील 3700 किलोमीटर के तटों के अनुकूल समेटी है दोस्तों। न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया सीमा के पास ऑस्ट्रेलियाई अल्पस के रूप में जाने वाला एक खंड। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियोस्को 2228 मीटर है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा दर्रा हिमाद्री में स्थित है दोस्तों? हिमाद्री में जो स्थित है, आप लोग जानते हैं हिमाद्री में कौन सा दर्रा है दोस्तों? जल्दी बताइएगा आप लोग। आपका जलेपला दर्रा हिमाद्री में स्थित है दोस्तों। कौन सा दर्रा हिमाद्री में स्थित है? जलेपला दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए लंदन और पेरिस को जोड़ने वाली समुद्र के तल के नीचे सुरंग का नाम क्या है दोस्तों? ये सुरंग का नाम आपका चैनल सुरंग है। कौन सा है दोस्तों? चैनल सुरंग। चलिए हम लोग थोड़ा इसका डिस्कशन भी देखते हैं दोस्तों। देखिए चैनल सुरंग 31.4 मिलीमीटर लंबी है। लंदन और पेरिस को जोड़ती है चैनल सुरंग दोस्तों, जिससे यह प्रयोग में 13वीं सबसे लंबी सुरंग और रेल यात्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली 4थी सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों।
यह दुनिया में किसी भी सुरंग का सबसे लंबा समुद्र के तल के नीचे भाग 23.5 मील है दोस्तों। इसका निर्माण 6 साल 1988 से 1994 तक हुआ था। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा इसे आधुनिक दुनिया के 7 अजूबों में से एक के रूप में मान्यता दी गई दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सी दुनिया की प्रमुख फसलों के बारे में सही नहीं है दोस्तों? फसलों के बारे में सही नहीं, चलिए देखते हैं। चावल का उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है, सही है दोस्तों। फसल के समय बढ़ते मौसम में तेज धूप दौरान गेहूं को मध्यम तापमान वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। गलत क्वेश्चन ढूंढना है दोस्तों, कौन सही नहीं है। तो देखिए आपका जो सही नहीं है आपका 3 दोस्तों। मक्का एक कठोर फसल है जिसे कम वर्षा उच्च से मध्य तापमान की आवश्यकता होती है, ये गलत है दोस्तों। कठोर फसल मक्का आपका नहीं है दोस्तों। चलिए थोड़ा डिस्कशन देते हैं। बाजरा देखिए, बाजरा मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, कम उपजाऊ और रेतीले मिट्टी है भी उगाया जाता है दोस्तों। यह एक हार्डी फसल जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाई जाती है दोस्तों। मक्का देखिए, मक्का को मध्यम तापमान, वर्षा और बहुत धूप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, यह अच्छी तरह से सूखा उपजाऊ मिट्टी की जरूरत है दोस्तों। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील और चीन और रूस, भारत में उगाया जाता है। कपास देखिए, कपास को इसके विकास के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, तेज धूप की आवश्यकता होती है। काली और जलोढ़ मिट्टी का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है दोस्तों। कपास जो है काली और जलोढ़ मिट्टी में बढ़ता है दोस्तों। चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के प्रमुख उत्पादक हैं दोस्तों। देखिए फसल कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी करता है। प्रमुख खाद्य फसलें चावल है, मक्का है और बाजरा है दोस्तों। जूट, कपास, फाइबर फसलें, जूट और कपास कैसी फसल है? फाइबर फसल दोस्तों। महत्वपूर्ण पेय फसलें चाय और कॉफ़ी है। चावल देखिए, चावल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को मुख्य आहार है दोस्तों। चावल उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता और रेनफॉल एल की जरूरत होती है। यह जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छा बढ़ता है दोस्तों। चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र के बाद चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है दोस्तों। गेहूं देखिए, फसल के मौसम में गेहूं बढ़ते मौसम और तेज धूप के दौरान मध्य तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह अच्छी तरह से सूखा दोमट मिट्टी में सबसे अच्छा पनपता है दोस्तों। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और पाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीपों की साक्षरता दर क्या है दोस्तों? तो 86.6% दोस्तों। कितना? 86.6% दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए विकल्पों का सही विकल्प चुनिए। हरित क्रांति चावल का सबसे अधिक लाभकारी फसल है दोस्तों। हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी दोस्तों। आपका केवल 2 सही है दोस्तों। कौन सा है? केवल 2 दोस्तों। इसमें लाभकारी फसल ये नहीं, चावल नहीं था दोस्तों। हरित क्रांति में आपका गेहूं लाभकारी फसल था दोस्तों। कौन सा? गेहूं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। केवल 2 आप टिक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शिशु मृत्यु दर को कम करने द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिलती है दोस्तों। तो देखिए शिशु मृत्यु दर में कम करने के लिए, मृत्यु दर भरपाई के लिए बार-बार प्रसव नियंत्रण दोस्तों। आपका क्या होगा? शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मृत्यु दर की भरपाई के द्वारा बार-बार प्रसव नियंत्रण के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। किस राज्य में सघन गाँव के लिए सुरक्षा का कारण है दोस्तों? सुरक्षा कारक का एक कारण है सघन गाँव दोस्तों। किस राज्य में सघन गाँव के लिए सुरक्षा का एक कारण है? तो नागालैंड दोस्तों। कौन सा है? नागालैंड में सघन सुरक्षा का कारण है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संकुलित ग्रामीण बस्ती घरों एक सघन और निकट निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार गाँव में और सामान्य रहने क्षेत्र अलग होते हैं और आसपास खेत खलिहान चारागाह पृथक होते हैं। सघनता से निर्मित क्षेत्र इसके बीच सड़क कुछ पहचानने योग्य पैटर्न और ज्यामितीय आकार प्रस्तुत करती है, जैसे आयताकार, अरीय, रेखिक आदि दोस्तों। इस तरह की बस्तियां प्राय उपजाऊ और जलोढ़ मैदानों और पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है। कभी कभी सुरक्षा या रक्षा कारणों से एक छोटे से गांव में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र, नागालैंड, यही उत्तर है। राजस्थान के जल की कमी कारण उपलब्ध जल
संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए सघन बस्ती की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अम्बाला, जालंधर और महू किस प्रकार के शहर के उदाहरण है दोस्तों? ये आपके गैरीसीन छावनी के उदाहरण। किसके दोस्तों? गैरीसीन छावनी के उदाहरण है। चलिए देखते हैं हम लोग। विशिष्ट कार्यों आधार पर भारतीय नगरों और शहरों के मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। औद्योगिक शहर देखिए, उद्योग इन नगरों की प्रमुख प्रेरक शक्ति गठन करते हैं, जैसे मुंबई, सालेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई दोस्तों, ये सब औद्योगिक शहर है। और गैरसन छावनी शहर देखिए, ये शहर अम्बाला है, जालंधर है, महू है और बबीना, उधमपुर आदि गैरसन शहरों के रूप में है दोस्तों। फिर वाणिज्यिक शहर देखिए, व्यापार और वाणिज्य की विशेषता वाले शहरों नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है। कोलकाता, सहारनपुर, सतना इसके कुछ उदाहरण है दोस्तों। खनन शहर देखिए, यह शहर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में रानीगंज है, झरिया है, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली आदि विकसित हुई है दोस्तों। देखिए, उत्तर रेलवे जोन की सही मुख्यालय की पहचान करना है दोस्तों, तो ये नई दिल्ली है। कहाँ पे? नई दिल्ली दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सड़क परिवहन की हानि होती है दोस्तों? तो सड़क परिवहन में दोस्तों, सड़क परिवहन सस्ता होता है, सड़क मार्ग का रखरखाव का निर्माण आसान होता है, ये भी सही है दोस्तों, लेकिन भारी सामान को लंबी दूरी तक नहीं ले जा सकता है दोस्तों, ये आपका हानि होती है दोस्तों। यही आपका सटीक आंसर है दोस्तों। चलिए हम लोग सड़क परिवहन की हानि देखते हैं। सड़क परिवहन महंगा होता है, वायु प्रदूषण होता है और भारी सामान को लंबी दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता है और सड़क परिवहन दुर्घटना प्रवण होता है दोस्तों। सड़क मार्ग के लाभ देखिए, रेलवे लाइनों की निर्माण लागत की तुलना में सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है। सड़कों के माध्यम से लहरदार स्थलाकृति और विक्षेपित भूभाग को पार किया जा सकता है। सड़कें हिमालय जैसे कठिन पहाड़ियों क्षेत्रों में यात्रा करने की सहायता करेगी और सड़कें उच्च दाब वाले ढलानों को बातचीत करने में सहायता करेगी। कम मात्रा में माल के परिवहन के लिए कुछ व्यक्तियों के परिवहन के लिए सड़क मार्ग परिवहन का सबसे किफ़ायती साधन है। सड़क परिवहन में लोडिंग की लागत कम कर दी जाती है। सड़क मार्ग को डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई दोस्तों? ये किया गया दोस्तों 1986 में। कब दोस्तों? 1986 में किया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में। राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास रखरखाव नियम। वर्तमान में देश के केवल 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। 10 अन्य राजमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में उन्नयन विचार किया गया। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भागीरथी, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली इलाहाबाद हल्दिया 1620 किलोमीटर दोस्तों। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी के सदिया डोबरी विस्तार 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 दोस्तों उद्योग मंडल चंपाकार नहरों 7 कोटापुर में कोलम तक पश्चिमी तक नहरों 205 किलोमीटर है दोस्तों। देखिए, कौन सा जिला 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर्ज करता है दोस्तों? तो ये आपका मधेपुरा जिला दोस्तों। कौन सा करता है? मधेपुरा दोस्तों। चलिए, बिहार राज्यों में तेजी से बढ़ने वाला उद्योग कौन सा है दोस्तों? बिहार राज्यों में तो आपका खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी भी है और फिर चीनी भी है दोस्तों। उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डेयरी, चीनी, वन निर्माण और स्वास्थ्य सेवाएं राज्य में तेजी से बढ़ते हुए उद्योगों में से कुछ है। राज्य में शिक्षा, पर्यटन जैसे अन्य क्षेत्र विकास की योजनाबद्ध पहल है दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की प्रोत्साहन प्रदान करता है। अतिरिक्त जानकारी देखिए, भारत पूर्वी भाग में स्थित है। 22-23 में मौजूदा कीमतों में बिहार की GDP 7.45 ट्रिलियन 97.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर है दोस्तों। 15-16 2022-23 के बीच राज्य में GDP 10.43% पर बढ़ी है दोस्तों। आप लोग इसे देख लीजिएगा स्टॉप करके दोस्तों। बिहार में प्रति लाख आबादी सड़क मार्ग की लंबाई कितना है दोस्तों? तो दूसरी न्यूनतम है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है दोस्तों? ज्वारीय बंदरगाह आपका कांडला है दोस्तों। कौन सा है ज्वारीय बंदरगाह? तो दोस्तों आपका कांडला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक भारतीय मौसम भारत में सर्दियों के मौसम प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कौन सा पारंपरिक भारतीय मौसम भारत के सर्दियों के मौसम को प्रतिनिधित्व करता है? तो शिशिर करता है। कौन करता है? शिशिर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय मौसम देखिए, भारतीय परंपरा में एक साल में 2 मासिक मौसम बांटा गया है। ऋतुओं का यह चक्र जिसका उत्तर और मध्य भारत आम लोगों के अनुसार करते हैं। व्यवहारिक अनुभव और मौसम की घटनाओं को सर्दियों पुरानी धारणा पर आधारित है। चलिए देखिए, भारत में परंपरा में कुछ 6 ऋतुएं
है दोस्तों परंपरा के उस हिसाब से। बसंत ऋतु आपका क्षेत्र वैशाख और अंग्रेजी में इसका नामकरण मार्च अप्रैल होता है। और ग्रीष्म में दोस्तों जेठ आषाढ़ और इसका अंग्रेजी में नाम मई जून होता है। और वर्षा ऋतु का श्रावण भादो दोस्तों ये जुलाई अगस्त के अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से होता है। शरद में दोस्तों आश्विन कार्तिक दोस्तों और सितंबर अक्टूबर का ये आपका महीना होता है। हेमंत का दोस्तों मार्गशीर्ष पुष नवंबर दिसंबर का होता है। शिशिर का दोस्तों माघ फागुन होता है, ये जनवरी और फरवरी के महीने में होता है दोस्तों। भारतीय जलवायु में संदर्भ में अक्टूबर हीट डैश से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? मानसून निर्मात दौरान गर्म और आर्द्र जलवायु दोस्तों अक्टूबर हीट जो संबंधित है मानसून निवर्तन के दौरान गर्म और आर्द्र जलवायु के कारण होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए दिसंबर दक्षिण पश्चिम मानसून निवर्तन आसमान साफ होता है। तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होता है। अक्टूबर महीने के दौरान भूमि नम होती है। दिन के दौरान मौसम गर्म और आर्द्र होता है और रातें ठंडी होती है। अक्टूबर हीट के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान प्रायद्वीपीय पूर्वी तट को उष्णकटिबंधीय चक्रवात करते हैं। सितंबर से दूसरे तीसरे सप्ताह उत्तरी और भारत के सूर्य से दक्षिण की ओर गति के साथ निवर्तन शुरू हो जाता है दोस्तों। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कम दबाव वाले क्षेत्र को कमजोर करता है। उत्तर भारत को मानसून के निवर्तन को मौसम सूक्ष्म पूर्वी प्रायद्वीप की बारिश होती है दोस्तों। देखिए टिहरी बांध निम्न नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। ये भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर, किसके पे दोस्तों? भागीरथी और भीलगंगा के संगम पे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कृष्णा बेसिन जल निकासी बेसिन का हिस्सा नहीं है दोस्तों। तो ये किसका हिस्सा नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश का जल निकासी का हिस्सा नहीं है दोस्तों। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का हिस्सा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रामगंगा नदी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किससे होकर प्रभावित होती है दोस्तों? रामगंगा नदी जो है ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के द्वारा प्रभावित होता है। तो ये 1936 में इसका नामकरण रामगंगा था दोस्तों, बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान पूर्वजा के टाइगर में शामिल है दोस्तों, शामिल नहीं है पूछा गया। तो देखिए रणथंभौर जिम कॉर्बेट आपका शामिल है, लेकिन कान्हा आपका शामिल नहीं है दोस्तों। कौन शामिल है? कान्हा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है दोस्तों। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण होता है पृथ्वी पर अक्ष का झुकाव दोस्तों। किसका कारण होता है? पृथ्वी पर अक्ष का झुकाव कारण होता है दोस्तों। दिन और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है दोस्तों? तो आपका जो है फोकलैंड द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित नहीं है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? आपका जो है फोकलैंड द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेडागास्कर सेंकोट्रा स्थित है दोस्तों। देखिए मेडागास्कर में हिंद महासागर है। मेडागास्कर जो हिंद महासागर में, सेंकोट्रा हिंद महासागर में, फोकलैंड अटलांटिक महासागर में दोस्तों। रियूनियन ये भी हिंद महासागर में। मेडागास्कर, सेंकोट्रा, रियूनियन दोस्तों ये सब किसमें? हिंद महासागर में। फोकलैंड आपका अटलांटिक महासागर में है दोस्तों। कौन सा जल डमरूमध्य भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर में मिलता है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं कौन सा मिलता है? जिब्राल्टर जल डमरूमध्य दोस्तों। कौन सा? जिब्राल्टर डमरूमध्य मिलता है भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर में मिलता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग इसे देखिए, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य दोस्तों भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में मिलता है। अफ्रीका और जिब्राल्टर प्रायद्वीप में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हॉर्मुज जल डमरूमध्य दोस्तों फरास की खाड़ी ओमान की खाड़ी में मिलता है। ईरान और अरब प्रायद्वीप में ये स्थित है। बस जल डमरूमध्य दोस्तों तस्मान सागर और हिंद महासागर में स्थित है। तस्मानिया के ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि और द्वीप पर स्थित है दोस्तों। मेसिना का जल डमरूमध्य दोस्तों टायरानियन सागर और ओमानियन सागर में स्थित है। सिसिली इटली पर स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछा गया। तो देखिए संसदीय सरकार है दोस्तों, आपका संघीय सरकार भी है, लेकिन भारत में संघीय न्यायालय ये आपका संसदीय सरकार में नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। देखिए भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ हैं,
इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाती है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम अन्य देशों के संविधान सहित कई स्रोतों में तैयार किया है। एकात्मक सुविधाओं के साथ संघीय प्रणाली भारतीय संविधान ने सरकार को संसदीय स्वरूप को चुना है। दोस्तों देखिए, स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली एक एकल न्यायिक प्रणाली शीर्ष राज्य और जिला उच्च न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय है। दोस्तों संविधान का भाग 4 में राज्य के नीति निषेध DPSP नीति निषेध सिद्धांतों को देश पर कल्याण की राज्य मानना। दोस्तों संशोधन आसानी से होना, कठोरता और लचीलेपन के बीच एक अच्छा संतुलन है। दोस्तों चलिए, संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव के अनुसार किया जाता है? दोस्तों तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से किया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के मूल संरचना में क्या शामिल नहीं था? दोस्तों तो विधि शासन या कानून का शासन ये भी नहीं था शामिल। पंथ निरपेक्ष की भी शामिल नहीं था मूल संविधान में। दोस्तों न्यायिक समीक्षा भी शामिल नहीं था। इसके मतलब आपका इनमें से कोई शामिल नहीं था दोस्तों मूल संविधान में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के शब्द लैटिन शब्द जिसका अर्थ है एक महत्वपूर्ण कानून। देखिए, या किसी देश के नियमों और कानूनों बुनियादी सिद्धांतों को लिखित दस्तावेज। भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में निम्नलिखित शामिल है। संविधान की सर्वोच्च संघीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय प्रणाली, व्यक्तिगत विधि का शासन, कानून शासन, न्याय समीक्षा, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार। तो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं था। संसदीय सर्वोच्च ब्रिटेन के संविधान से यह की एक विशेषता है। दोस्तों चलते हम लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? दोस्तों तो उद्देश्य प्रस्ताव का एक मसौदा तैयार किया और पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया। दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बेल्जियम के राजधानी शहर में जनसंख्या का कितना प्रतिशत फ्रेंच भाषा प्रयोग करते हैं? दोस्तों तो 80% फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% डच भाषी लोग रहते हैं। दोस्तों देखिए, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा भाग है। हरियाणा राज्य से क्षेत्रफल में छोटा है। इसकी सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। किससे? दोस्तों याद रखिएगा, बहुत पूछता है ये। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। देश की कुल 59% फ्लेमिश क्षेत्र में डच भाषा बोलते हैं और 40% लोगों में बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, और शेष प्रतिशत बेल्जियम के जर्मन बोलते हैं। दोस्तों 1%। राजधानी शहर ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच भाषी लोग हैं। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सत्ता के बंटवारे के निम्नलिखित 2 कथनों में विचार करें। देखिए, सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र के लिए कल्याणकारी है। दोस्तों यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की भावना को कम करने में मदद करती है। आपका दोनों है दोस्तों, ए और दोनों सत्य दिया गया है। दोस्तों चलिए हम लोग आगे कुछ बढ़ते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, सत्ता के बंटवारा अच्छा है क्योंकि सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है। राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सत्ता का बंटवारा एक अच्छा तरीका है। दोस्तों फिर देखिए, चलिए हम लोग, बहुसंख्यक अत्याचार केवल अल्पसंख्यक दमनकारी नहीं है, अक्सर बहुसंख्यकों पर बर्बाद कर देता है, बहुसंख्यकों को भी बर्बाद कर देता है। दोस्तों कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया। शक्तियों का विभाजन विभिन्न सरकारी समूहों को विभाजित किया जाता है। तो शक्तियों को विभिन्न सरकारी समूहों में विभाजित करते हैं। दोस्तों ये आपका गलत है। दोस्तों शक्तियों का जो विभाजन होता है ये आपका विभिन्न समूहों में विभाजित नहीं किया जाता है। दोस्तों ये आपका सही है। आधुनिक लोकतंत्र शक्तियों सरकार के विभिन्न अंगों में विभाजित होता है, ये भी आपका सही है। दोस्तों लेकिन शक्तियों के विभाजन सामाजिक या प्रभावशाली समूहों आंदोलनों द्वारा नहीं किया जाता, ये आपका गलत है। दोस्तों गलत पूछा, यही आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। शक्तियों का विभाजन स्वरूप देखिए, आधुनिक लोकतंत्र सरकार को विभिन्न भागों में निम्न शक्तियों को विभाजित किया गया: कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका। दोस्तों इसमें प्रत्येक का अपना कार्यक्षेत्र और स्वतंत्र रूप कार्य करते हैं। दोस्तों संघीय व्यवस्था में विभिन्न सरकारी समूहों के बीच सत्ता का विभाजन होता है, जहाँ सत्ता संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों की सरकारों द्वारा साझा की जाती है। शक्तियों को विभिन्न सामाजिक समूहों में विभाजित किया जा सकता है: धार्मिक समूह, भाषाई समूह, सामुदायिक सरकार आदि। दोस्तों इस प्रकार शक्ति साझाकरण बेल्जियम सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्तों शक्तियों का विभाजन सामाजिक और प्रभावशाली समूहों और आंदोलन द्वारा नहीं किया जा सकता,
देखिए संघवाद मिलाना दोस्तों, मिलान की विशेषताएं और अभिग्रहण दोस्तों। संघवाद जो कहाँ लिया गया, कनाडा से दोस्तों। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस से दोस्तों। राज्य का नीति निश्चय सिद्धांत दोस्तों ये आयरलैंड से लिया गया। न्यायिक समीक्षा संयुक्त अमेरिका से दोस्तों। आपका लगातार है दोस्तों 1 2 3 4 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का एक प्रकार है दोस्तों, तो प्रादेशिक प्रतिनिधि और क्रियात्मक प्रतिनिधित्व दोस्तों। आपका इनमें से दोनों सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र एक रूप से जिसमें उन प्रतिनिधियों को वोट देते हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरोध में नीतिगत पहलों पर मतदान करते हैं। लोकतंत्र एक रूप है जिसमें लोग सीधे नीतिगत पहल पर वोट डालते हैं। विधायी और अन्य राजनीतिक निकायों में कार्यात्मक प्रतिनिधि एक समुदाय और आर्थिक सामाजिक समूह पर आधारित है दोस्तों। चलिए हम लोग प्रादेशिक प्रतिनिधि उस प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें एक प्रतिनिधि क्षेत्रीय सीमाओं द्वारा परिभाषित क्षेत्रों से चुना जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के राज्य की नीति तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये बात सही है दोस्तों, नहीं है। इन तत्वों को राज्य में कानून बनाने के लिए लागू किया जाता है, ये भी बात सही है। आपका अनुच्छेद 51 में संविधान के अंतिम निर्देशक तत्व को व्यक्त करता है। आपका इसमें तीनों सही है दोस्तों। कौन सा? तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? शपथ और प्रतिज्ञा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची डैश से संबंधित है दोस्तों, तो आपका 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल से संबंधित है दोस्तों। 85वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में किया गया दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, दिया ही नहीं गया दोस्तों। ये निरर्थक पे प्रावधान नहीं है, ये आपका गलत दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग सॉरी दोस्तों, आपका दिया गया दल बदल जो है आप तो जो बोल रहे थे वो आपका ऑप्शन में दिया गया है। क्या बोला गया देखिए, संविधान की भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची डैश से संबंधित है, तो आपका दल बदल के आधार पर निरर्थकता का प्रावधान किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 12वीं अनुसूची में मूल रूप से पहले 8 अनुसूची दोस्तों, वर्तमान में 12वीं है। दल बदल विरोधी कानून रूप में जाना जाता है। वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था दोस्तों। आप लोग अनुसूची दिया गया, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पहली अनुसूची में दोस्तों 28 राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में आपका पेंशन भत्ता है दोस्तों, और तीसरी में आपका शपथ है दोस्तों, और चौथी में अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का प्रतिनिधित्व है। 5वीं अनुसूची में दोस्तों विभिन्न अनुसूची क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण का संबंध उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं में संपत्ति अर्जित करने विधियों का उल्लेख किया गया। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के क्रियान्वयन का विषय दिया गया है। 11वीं में 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगरीय क्षेत्र स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के कार्य प्रणाली में विषय उल्लेख किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान 15 महिला सदस्य सही है दोस्तों। संविधान के मसौदे का प्रस्ताव अक्टूबर 1947 नहीं दोस्तों, ये किया गया था आपका दोस्तों, कब किया गया था तो आप लोग जानते हैं। ये किया गया था आपका 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो मसौदा 1947 को 29 अगस्त को भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। आपका 1 सही है, 3 सही है दोस्तों, 2 आपका गलत है, इसलिए आपका 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में किसका उल्लेख है दोस्तों? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची किसका उल्लेख करता है दोस्तों? तो राज्य सूची में सट्टेबाजी और जुआ का उल्लेख है। रेलवे और डाक भी दोस्तों संघ सूची का विषय है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। संघ सूची में देखिए दोस्तों आपका रक्षा, विदेशी मामले और परमाणु ऊर्जा और रेलवे आता है। राज्य सूची के विषय में देखिए दोस्तों कौन कौन आते हैं? पुलिस, कृषि और स्वास्थ्य आता है दोस्तों। देखिए समवर्ती सूची के विषय में कौन कौन आते हैं? तो दिवालियापन, विवाह, तलाक, दिवाली शिक्षा आदि आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों एम एन रॉय जो है मिलान करना, तो एम एन रॉय संविधान सभा के विचार
की प्रस्ताव रखे थे एम.एन. रॉय दोस्तों, 3 हो जाएगा। बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो थे दोस्तों, वे आपके संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे दोस्तों। हरेंद्र कुमार मुखर्जी से एस.सी. मुखर्जी कहते हैं जिसे दोस्तों। बी.आर. अम्बेडकर आपका मसौदा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका हो जाएगा इसमें बी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आप लोग इसे देख लीजिएगा आराम से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई दिए जाने के अनुसार दिए गए प्रमुख शब्दों को व्यवस्थित कीजिए और फिर सही संयोजक को चुनिए दोस्तों। देखिए पहले आर होगा समाजवादी, फिर आपका पी होगा दोस्तों पंथनिरपेक्ष, और फिर क्यू होगा लोकतांत्रिक दोस्तों आपका। चलिए RPQ होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित किस मामले में सिद्धांत को स्थापित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार नजरबंदी के दौरान कानूनी सहायता और परामर्श का अधिकार है दोस्तों। तो एन में आपका हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में ये किया गया दोस्तों। इसमें फिर से देखिए किस इस सिद्धांत को स्थापित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और नजरबंदी के दौरान कानूनी सहायता परामर्श का अधिकार है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसने भारत के संविधान में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को स्थापित किया दोस्तों? तो ये जवाहरलाल नेहरू के थे। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र डैश के द्वारा दाखिल किया जाता है दोस्तों। तो ये किया जाता है दोस्तों भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो दोस्तों, वो लोकसभा का नामांकन दाखिल कर सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। सत्ता में हिस्सेदारी हेतु श्रीलंका में गृह युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ दोस्तों। तो सिंहलियों और श्रीलंकाई तमिलों के बीच हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। पहचाने कि इराक में व्यापक रूप से फैली या सांप्रदायिक हिंसा किस तरह की लोकतांत्रिक चुनौती है, क्योंकि नई सरकार अपना अधिकार स्थापित करने में विफल रही दोस्तों। ये लोकतंत्र की मूलभूत चुनौती है दोस्तों। क्या है? लोकतंत्र की मूलभूत चुनौती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए मिलान करना है पुस्तक और विचारक दोस्तों। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म दोस्तों, ये किन की पुस्तक है? तो राम मनोहर लोहिया का है दोस्तों। और गीतांजलि आप लोग जानते होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और गांधी एंड गांधीज्म दोस्तों, ये किन की पुस्तक है? आप लोग जल्दी से बताइएगा ये किन का पुस्तक है? तो दोस्तों ये पुस्तक आपका है बी.आर. अम्बेडकर का दोस्तों। गांधी एंड गांधीज्म में ये पुस्तक आपका बी.आर. अम्बेडकर का है। और सावित्री ए लीजेंड एंड सिंबल दोस्तों, ये किन की है? तो ये पुस्तक दोस्तों आपका हो जाएगा अरविंदो का। किनका दोस्तों? अरविंदो का है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका ए सही है दोस्तों, मिला लीजिएगा आप लोग आराम से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है दोस्तों? कौन सा अनुसूची नगर पालिका से पूछा गया दोस्तों? तो 12वीं अनुसूची जो आपका नगर पालिका से संदर्भित करता है दोस्तों। चलिए लोकसभा समारोह लोकसभा के डैश द्वारा समन्वित किया गया दोस्तों। लोकसभा समारोह लोकसभा के सचिव के द्वारा महासचिव के द्वारा समन्वित किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसे लोकसभा महासचिव लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। महासचिव का पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के पद है, जो भारत सरकार का वरिष्ठतम प्रशासक कर्मचारी होता है दोस्तों। लोकसभा के पहले महासचिव M.N. कौल थे दोस्तों। वर्तमान में लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह है दोस्तों। चलिए हम लोग भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में अपीलीय व्यवस्था का अर्थ होता है दोस्तों कि कोई कानून की डिग्री बिना अदालत अपने पक्ष रख सकता है। विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय को अदालतों में बाध्य करे दोस्तों। आपका तीनों हो जाएगा दोस्तों। आपका एक भी इसमें गलत नहीं है दोस्तों। उपर्युक्त एक से अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे। इनमें से सभी सही है दोस्तों। इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। जो स्टेटमेंट दिया गया है भारत के न्यायपालिका संदर्भ में अपीलीय व्यवस्था का अर्थ जो है इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण की न्यायालय प्रणाली का हिस्सा जो उन अपील की सुनवाई के लिए जिम्मेदार है जिन्हें पहले से ही एक परीक्षण स्तर या अन्य निचली अदालतों में सुना जा सकता है। देखिए अपीलीय अदालत राज्य
और संघीय स्तर के मौजूद इन अदालतों में जूरी शामिल नहीं होती है। भारत में अपीलीय प्रणाली लोगों को निचली अदालतों के फैसले खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान प्रदान करती है। न्यायिक प्रणाली का एक हिस्सा जो निचली अदालतों में पहले ही सुने जा चुके कानूनी मामलों की अपीलों की समीक्षा करता है। उदाहरण के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निचले अदालतों के फैसले चुनौती देना। ट्रायल कोर्ट, वकील, जूरी, ट्रायल में जूरी, बेंच, ट्रायल जज को मानने के लिए सबूत और कानूनी तर्क पेश करते हैं। दोस्तों, अपीलीय न्यायालयों में वकील केवल न्यायाधीश या न्यायाधीशों के समूह के समक्ष कानूनी नीतिगत मुद्दे पर बहस करता है। किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को संसद सदन में कुल आकार का 15% कर दिया? दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़िए। भारतीय संविधान के 91वां संविधान संशोधन अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार कुल आकार का 15%। दोस्तों, 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान में नगर पालिकाओं का परिचय दिया। 2002 के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 6 से 14 वर्ष वयस्क बच्चों को मौलिक अधिकारों के रूप में। 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के मतदाताओं को आयु 21 से 18 कर दी गई थी। चलिए, राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियां के अंतर्गत आता है। दोस्तों, तो राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन शक्तियां आता है दोस्तों, ये आपका आ जाएगा साथियों, देखिए तो आपका इनमें से दोस्तों चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां के अंतर्गत है तो राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को वापस भेज सकता है और मंत्रिपरिषद को निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कर सकता है। दोस्तों, ये भी सही है। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है जिसके द्वारा संसद पारित बलों धन विधेयक के अलावा को स्वीकृति देने से मना और रोक सकता है। दोस्तों, यह तय करने के लिए सरकार बनाने और चलाने के लिए बुलाया जा जाएगा जब किसी नेता को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं हो। दोस्तों, आपका एक से अधिक सही है। दोस्तों, विस्तार की चुनौती चैलेंज संदर्भ में विचार करें। विस्तार की चुनौती चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन के संदर्भ में विचार कीजिए। दोस्तों, स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति सुनिश्चित करना, एक संप्रभु और क्रियात्मक राज्य के स्थापित करना। दोस्तों, संघ की सभी इकाइयों के संघीय सिद्धांतों का विस्तार। दोस्तों, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करना। तो देखिए आपका इसमें सिर्फ संप्रभु क्रियात्मक राज्य की स्थापना, ये गलत है। दोस्तों, स्थानीय सरकार के अधिक शक्ति सुनिश्चित करना, ये सही है। संघ की सभी इकाइयों के संघीय सिद्धांतों का विस्तार, ये भी सही है। और महिलाओं के अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करना, आपका ACD सही है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विस्तार की चुनौती आप लोग देख लीजिएगा तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा चुनौतियों का सामना करते हैं। तो देखिए, धर्म और पेशिए कैसे करते हैं दोस्तों, तो ये देखिए आपका हो जाएगा आंतरिक, क्या बोला गया, राजनीतिक दलों द्वारा चुनौतियों का सामना करते थे। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, गतिशील उत्तराधिकारी और धन और पेशे की शक्ति पर निर्भरता। दोस्तों, आपका वो एक से अधिक होगा दोस्तों इसमें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन लोकतंत्र की विशेषता है दोस्तों, तो लोकतंत्र की जो विशेषता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जनता द्वारा चुने गए शासक सभी बड़े फैसले लेते हैं, ये भी सही है। दोस्तों, लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है जहां वर्तमान में सत्ता में रहने वाले के हारने की उचित संभावना होती है, सही बात है। दोस्तों, विकल्प का प्रयोग संविधान और नागरिक और अधिकारों के बुनियादी नियमों को सीमित सरकार की ओर जाता है। दोस्तों, आपका एक से अधिक होगा। दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसे शासक द्वारा चुनाव किया जाता है। दोस्तों, लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, आप लोग इसे स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लोकतंत्र की सीमाएं देखिए, बार बार परिवर्तन आता है। दोस्तों, लोकतंत्र विशेषता नहीं बल्कि सीमा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार को कार्य डैश की प्रत्यक्ष मध्यस्थता निरंतर भागीदारी पर आधारित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका नागरिकों पर। दोस्तों, किस पे होगा, भागीदारी नागरिकों का। दोस्तों, क्या बोला गया देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के कार्य डैश के प्रत्यक्ष मध्यस्थता निरंतर भागीदारी पर आधारित है, तो नागरिकों पे। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों, यह सरकार और शासित राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर मिटा देता है। आपका सही है दोस्तों, यह अधिक वैधता सुनिश्चित करता है क्योंकि लोगों द्वारा केवल उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को पालन करने की अधिक संभावना होती है। दोस्तों, तो दोस्तों ये भी आपका सही है। दोस्तों,
प्रत्यक्ष लोकतंत्र शुद्ध लोकतंत्र का वह रूप नहीं है जिसमें मतदाता प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधियों को बिना नीतिगत पहलों पर निर्णय लेते हैं दोस्तों। आपका इसमें एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग जब संसद अथवा राज्य विधानसभा का कोई सदस्य पार्टी से स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा देता है तो किसी चुनाव में पार्टी के नेतृत्व में अनुदेश उल्लंघन करता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग दल बदल कहते हैं दोस्तों। जो इसमें नहीं दिया गया इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो राष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा दोस्तों। आपका विधान परिषद इसमें नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा विकल्प संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है दोस्तों? संसदीय प्रणाली की विशेषता जो है आपका प्रधानमंत्री का निश्चित कार्यकाल सामूहिक उत्तरदायी होगा। संसदीय प्रणाली की जो विशेषता है क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं सामूहिक उत्तरदायी संसदीय प्रणाली की विशेषता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? देखिए संसद के दोनों सदनों में कम से कम 50 होता है, तो 100 नहीं होगा दोस्तों। आपका यही एक ही गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत के संविधान का संरक्षक कौन होता है दोस्तों? तो भारत का संविधान संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारत एवं नियंत्रण माल का प्रेक्षक जो होते हैं दोस्तों लोक लेखा समिति होते हैं। प्रधानमंत्री ये आपका उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री लोकसभा से होते हैं और भारत के मान्यवादी उच्चतम न्यायालय से होते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आप ये देख लीजिएगा, आप लोग मिला दिया गया है ये वाला क्वेश्चन दोस्तों। देखिए इसमें आपका ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 है दोस्तों। देखिए मिला दिया गया। ए का आपका 3 हो गया राज्यसभा, बी का 1 दोस्तों और सी का 2 हो गया और डी का 4 हो गया दोस्तों। मान्यवादी उच्चतम न्यायालय भारत के मान्यवादियों को कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संघीय कार्यपालिका का अंग है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ये भी है, भारत के राष्ट्रपति भी है, केंद्रीय सचिवालय भी है दोस्तों और उपराष्ट्रपति भी है। यानी एक से अधिक इसमें भी होगा दोस्तों, उपयुक्त एक से अधिक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया दोस्तों? सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। सॉरी दोस्तों ये आपका गलत है। आप लोग तो ये क्वेश्चन इजी आता, आप लोग सब जानते ही होंगे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हृदय और आत्मा के रूप में किया दोस्तों? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका वीडियो यहीं स्टॉप होता है दोस्तों। धन्यवाद।